नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। उत्तराखंड में अगले साल मार्च के महीने में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने और चुनावी रणनीति तैयार करने की कवायद शुरू कर दी। इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 में किन प्रत्याशियों को चुनाव का टिकट मिलेगा, ये उनकी वफादारी और जीतने की संभावना पर तय किया जाएगा। चुनावों के लिए रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान बुधवार को रावत ने यह बात कही। इस शिविर में कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव समेत तकरीबन सभी बड़े नेता ने हिस्सा लिया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड कांग्रेस में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को चुनाव कैंपेन की कमान सौंपी गई। रावत ने साफ तौर पर कहा कि जो नेता पार्टी के बेहिचक वफादार रहे हैं और जिनके जीतने के आसार ज्यादा हैं, टिकट की दौड़ में उनका दावा सबसे मजबूत होगा। रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस का चिंतन शिविर समुद्र मंथन की तरह है, जिसमें से कुछ न कुछ महत्वपूर्ण जरूर बाहर निकलेगा। उत्तराखंड चुनाव 2022 के लिए बिगुल फूंकने की रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी राज्य में 17 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेगी, जिसके साथ ही पार्टी का चुनाव प्रचार अभियान प्रदेश भर में शुरू हो जाएगा। वास्तव में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा का ऐलान किया है, जिसे पश्चिम बंगाल में शहीद सम्मान यात्रा कहा जाएगा। इसी के अंतर्गत उत्तराखंड में 17 अगस्त को इस यात्रा का शुभारंभ हरिद्वार जिले के नरसैन बॉर्डर से केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए अजय भट्ट करेंगे, जो उत्तराखंड के नैनीताल संसदीय क्षेत्र से सांसद भी हैं। हरिद्वार से शुरू होकर यह यात्रा मंगलौर, रुड़की, भगवानपुर, मोहानदत्त, काली मंदिर होते हुए देहरादून स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचेगी। 18 अगस्त को यह यात्रा ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ बढ़ेगी और उसके बाद उधम सिंह नगर नैनीताल से गुजरते हुए 19 अगस्त को अल्मोड़ा में संपन्न होगी। राज्य में भाजपा के सचिव पुष्कर काला को इस यात्रा का समन्वयक बनाया गया है। काला ने बताया कि अजय भट्ट के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा 5 जिलों में भ्रमण करेगी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम की सदस्य वंदना कटारिया के भाई लखन कटारिया ने कहा कि बहन वंदना ने पिता स्वर्गीय नाहर सिंह से वादा किया था कि वह गोल्ड मेडल लाएगी। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता का अंतिम संस्कार हुआ तब वह कैंप में थी और अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। बता दें कि जब वंदना आज टीम के साथ कांस्य पदक के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ खेल रही थी, वंदना के भाई ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, उसने हमारे पिता से गोल्ड मेडल लाने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह आज हमारे बीच नहीं है। लखन ने कहा कि वह कांस्य भी ले आए, वही बहुत है। उसने बहुत संघर्ष किया है और उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। भावुक लखन ने कहा कि वंदना पापा के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाई थी। गौरतलब है कि वंदना पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी गई है जिन्होंने ओलंपिक के किसी मैच में हैट्रिक लगाई हो। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को 4-3 से मिली जीत पूरी तरह से वंदना के नाम रही, मगर उनके लिए यहां तक पहुंचना कतई आसान नहीं था। टोक्यो ओलंपिक की तैयारी के लिए कारण वो अपने पिता को आखिरी बार देख भी नहीं पाई थी। इस साल कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद हजारों की संख्या में ऐसे लोग हरिद्वार पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो पुलिस के मुताबिक छद्मवेश में कांवड़िए हो सकते हैं। इस साल 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होते और 6 अगस्त तक चलती, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद पड़ोसी राज्यों से कई संभावित कांवड़िए हरिद्वार में प्रवेश की कोशिश करते दिख रहे हैं, जिन्हें बॉर्डरों पर ही रोकने की चुनौती से उत्तराखंड पुलिस जूझ रही है। पुलिस के आंकड़ों के साथ ही आपको बता दें कि किस तरह की स्थितियां बन रही और किस तरह लोगों को रोका जा रहा, तो किन्हें प्रवेश दिया जा रहा। हरिद्वार पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बीते बुधवार तक शहर के 15 बॉर्डर चेक पोस्ट से पुलिस ने 26,217 कांवड़ियों को लौटाया। इस रिपोर्ट के हवाले से खबरें बता रही है कि हरिद्वार के मंजावर चेक पोस्ट से ही रोजाना औसतन 150 वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। समझा जा सकता
लगता है कि कांवड़िए किस तरह हरिद्वार में एंट्री की कोशिश कर रहे हैं। जानिए कि चेक पोस्टों पर क्या आलम दिख रहा। मंगलवार को चेक पोस्ट पर ही 12 घंटे की शिफ्ट में करीब 20 पुलिसकर्मी हर समय रहते हैं। पूरे हरिद्वार में विभिन्न लोकेशन पर 800 पुलिसकर्मी कांवड़ियों के लिए खास तौर पर तैनात हैं। ज्यादातर कांवड़िए उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से आते हैं, इसलिए यहाँ के वाहनों को जरूर चेक किया जा रहा है। 25 जुलाई से 4 अगस्त तक कम से कम 31 FIR दर्ज की गई, जबकि 15 कांवड़ियों को स्थगित क्वारंटाइन किया गया। इस दौरान 1.93 लाख रुपए भी बतौर जुर्माना जमा किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बने हुए 1 महीना पूरा हो चुका है, लेकिन उनके सीएम बनने के साथ ही उनकी विधानसभा सीट खटीमा राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गई थी। प्रदेश की आखिरी यानी 70वीं विधानसभा सीट खटीमा उत्तराखंड की राजनीति में बेहद दिलचस्प हो गई है। साल 2022 में मार्च के महीने में संभावित विधानसभा चुनावों से महीनों के पहले भाजपा कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल के पहली बार उत्तराखंड में उतर रही आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे भी खटीमा से ही ताल्लुक रखते हैं। प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव से 6 महीना पहले ही खटीमा विधानसभा प्रदेश की रणनीति में नंबर 1 बनाई गई है। खटीमा विधानसभा से विधायक पुष्कर धामी सीएम बने, तो वहीं 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रह चुके भुवन कापरी प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। प्रदेश की राजनीति में अब तक कांग्रेस और भाजपा की प्रमुख राजनीतिक दल रहे हैं, लेकिन इस बार आप भी चुनाव मैदान में हैं और इसका भी खटीमा से ताल्लुक साफ दिख रहा है। कांग्रेस की उत्तराखंड इकाई ने गुरुवार को कहा कि वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता के बीच जाएगी तथा बेरोजगारी और अभूतपूर्व महंगाई जैसे रोजमर्रा के मुद्दों पर उसका आशीर्वाद लेगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनने के लिए यहां चल रहे प्रदेश कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का गुरुवार को समापन हो गया। पिछले माह गणेश गोदियाल के प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी संगठन की अब पहली बैठक थी, जिसमें पार्टी मामलों के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और उत्तराखंड चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत सहित वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक की समाप्ति के बाद यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यादव ने कहा कि चुनाव को लेकर गठित कांग्रेस की सभी समितियों की कार्य योजनाओं के प्रस्तुतिकरण का पहला दौर पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों, मजदूरों, जवानों, नौजवानों एवं महिलाओं से जुड़े जनहित के मामलों पर जनता से आशीर्वाद लेगी। रावत ने राज्य की भाजपा सरकार पर भूमि कानूनों को शिथिल करने तथा बाहरी लोगों को जमीन खरीदने में मदद करने का आरोप लगाया और कहा कि यह उत्तराखंड की पहचान के लिए गंभीर खतरा है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को स्वरोजगार की स्कीम की समीक्षा की। सीएम ने स्वरोजगार स्कीम से जुड़े विभागों से कहा कि लोन की प्रोसेस आसान की जाए। जिलों में सीटीओ को नोडल अफसर बनाया गया है। सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में 1 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग विभागों को टारगेट दिए गए, जिनमें ग्राम्य विकास को 10,000, समाज कल्याण को 15,000 रोजगार, पशुपालन में 4,000, शहरी विकास में 26,000, उद्योग में 45,000 रोजगार देने का टारगेट दिया गया। वहीं 1 से 15 सितंबर तक सभी जिलों में कैंप लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा सभी जिलों में विभाग और बैंक के अफसर लोन की प्रोसेस करेंगे, जिससे कि स्वरोजगार के लिए लोन लेने वाले किसी निवासी को दिक्कत ना हो। हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना जांच फर्जीवाड़े के मामले में बड़ी खबर है। फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज की मालकिन मल्लिका पंत और पार्टनर शरद पंत पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार की रिकॉल एप्लीकेशन खारिज करते हुए कहा कि जब जांच के दौरान धाराएं बढ़ा दी है तो अनिश कुमार वाले आदेश की सुरक्षा खत्म हो जाती है। कोर्ट के आदेश के बाद अब कभी भी इन दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। दरअसल कुंभ में कोरोना जांच का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 17 जून को सीएमओ हरिद्वार ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज के साथ लाल चंदानी व नलवा लैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था।
हालांकि पूर्व में हाईकोर्ट ने इस केस में अधिकतम 7 साल से कम सजा होने के चलते गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी, लेकिन अब जांच के दौरान धारा बढ़ाई जाने के बाद इन आरोपियों को कोर्ट से मिली सुरक्षा भी खत्म हो गई है। पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश की आंवला सीट से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप उत्तराखंड स्थित जागेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने आए थे। इस दौरान तय समय समाप्त होने पर मंदिर से बाहर आने को लेकर प्रबंधक और सांसद के बीच बहस हुई तो सांसद गाली गलौज पर उतर आए थे। इसके बाद कांग्रेस ने 24 घंटे का उपवास किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पुजारियों के समर्थन में मौन व्रत रखकर विरोध प्रदर्शन किया और सांसद की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं अल्मोड़ा की एसडीएम मोनिका के मुताबिक कश्यप और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अब विपक्ष इस मुद्दे पर भाजपा को घेरने की पूरी तैयारी कर रहा है। डिप्टी स्पीकर व अल्मोड़ा से भाजपा विधायक रघुनाथ सिंह चौहान का कहना है कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसे नियमों का पालन करना ही चाहिए। वह फिर विधायक हो या फिर सांसद, मंदिर में तो सब श्रद्धालु होते। अभद्रता का जो घटनाक्रम हुआ है वह ठीक नहीं था। कानून को अपना काम करना चाहिए। एक तरह से भाजपा ने सांसद के अभद्र व्यवहार से पल्ला झाड़ लिया है। तो उधर कांग्रेस पार्टी इस मामले में सीधे तौर पर सांसद को गलत ठहराकर पूरे भारतीय जनता पार्टी को निशाना बना रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रविवार 8 अगस्त को फिर देहरादून आ सकते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पिछली बार 300 यूनिट फ्री बिजली का वायदा करने वाले केजरीवाल इस बार भी उत्तराखंड के लिए नया चुनावी दांव चल सकते हैं। आपकी चुनावी रणनीति के तहत केजरीवाल हर माह उत्तराखंड आकर नई चुनावी घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में उनका इस रविवार को देहरादून आने का कार्यक्रम बन रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार केजरीवाल चुनिंदा लोगों के साथ संवाद भी कर सकते हैं, जबकि पिछली बार 300 यूनिट फ्री बिजली के क्रम में नया चुनावी दांव भी चलेंगे। इसी के साथ पार्टी कर्नल अजय कोठियाल को विधिवत अपना सीएम फेस भी घोषित कर सकती है। पिछले माह रुचकी दौरे पर आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया था। कर्नल कोठियाल को लेकर पार्टी विभिन्न तरह के अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में अब पार्टी उन्हें विधिवत चेहरा घोषित करते हुए चुनाव कार्यक्रम की शुरुआत कर सकती है।